आज का टॉपिक जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जियोग्राफिकल इफेक्ट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। ठीक, तो हाउ द जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट आर टेरेन इफेक्टेड डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज टुडेज टॉपिक। और ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा जा चुका है मेन एग्जाम में। इट इज देना इम्पोर्टेंट तभी फॉर आपको नॉट, क्लास में से छोड़ रखा। it गुड is मॉर्निंग सर। important for not only main exam but it is also important for prelims, as in prelims 2 or 3 points of those effects can be asked in your question. Okay, कौन कौन से इफेक्ट्स रहे जियोग्राफिकल या नहीं रहे, तो जैसा कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे स्लाइड वाइज, तो एक क्लियरिटी रहेगी आपको। ठीक है ना, लोग आ चुके हैं, अभी संख्या कम दिख रही है भाई, क्या बात है? थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लीजिए आप लोग ग्रुप में। हाँ है लोग, आ जाइए। अच्छा, तो ठीक, हम लोग शुरू कर लें। ऑनलाइन जो लोग हैं स्पेशली बोले हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक ठीक, तो आप लोग बोलते रहिए भाई। ओके सर। तो ठीक, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लियर है ना? तो सबसे पहले जैसा हमने इंट्रो में बात की कि जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट जो है, तो हमारा पूरा जो लोकेशन स्पेशली इसकी, जो इसका टेरिस्टोरियल स्ट्रक्चर है, एक ना जो क्लाइमेट है अलग अलग, जो रीचेबल या नॉन रीचेबल या डिफिकल्टली रीचेबल एरियाज हैं, तो कैसे उनका इफेक्ट पड़ा पूरा एंशियंट से लेकर के और अभी तक। ठीक ना, उनका भी अपना एक रोल रहा है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स एंड आल्सो हाउ दे इफेक्टेड। ओके, तो मेजर पॉइंट्स in this topic are isolation of country, negligence of defense, role of the Thar desert, different political and cultural developments, next preservation of primitive cultures, effect of the climate and negligence of naval force। ये मेजर पॉइंट्स है जिनको हम क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी जो है अपने क्वेश्चंस रेज करते रहिए, एक टू वे कम्युनिकेशन होता रहे। ठीक ना, इससे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग क्वेश्चन अपने क्वेरीज रेज करते रहिए। खास करके जो लोग ऑनलाइन है, जहाँ ऑफलाइन मौजूद है, उनके लिए भी ये बात है। ठीक ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मैप। आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ लिया है? यस सर। क्लियर दिख रहा है? बताने की जरूरत नहीं है कि एंशियंट पीरियड में, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद फिर, क्योंकि अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द अर्लियर सिविलाइजेशन अबाउट विच वी नो many things certainly. Obviously it was not the first civilization, it was also a result of a gradual development of the civilizations that started to develop in earlier time. Okay, obviously आजकल आप लोगों ने सुना होगा अखंड भारत का, अक्सर अखंड भारत की बात की जाती है ना? यस सर। अच्छा, उसका एग्जैक्ट उसकी मीनिंग क्या है? नोबडी कैन डिफाइन इट एनीवे। तो जब हम एंशिएंट पीरियड देखते हैं, स्पेशली बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, द देन इंडिया इंक्लूडेड पाकिस्तान, बांग्लादेश, which are now separate and independent countries. Clear? And before arrival of the British, these states of northeast, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, these were not historically a part of India. Clear? But they were occupied by the British
एंड इंडिया गॉट देम एज कॉलोनियल लेगेसी। ठीक, जब ब्रिटिश यहां से गए तो ये स्टेट्स भी हमको मिल गए, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे। क्योंकि अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद हो, कुछ समय पहले भी हमारे पार्लियामेंट हाउस में, जो नया पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है, उसमें एक हाउस में एक म्यूरल लगा हुआ है ना। कभी आप लोगों ने उसका टाइटल पढ़ा? नीचे क्या दिया गया है? उसके नीचे लिखा हुआ है एम्पायर ऑफ अशोका द ग्रेट। वो अखंड भारत का पार्ट नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। क्योंकि अगर उस मैप को दोबारा देखेगा आप लोग, तो अगर उसमें आप देखेंगे तो जो फार साउथ एरिया है, स्पेशली केरल, तमिलनाडु, दैट इज डिपिक्टेड इन अ डिफरेंट कलर। और उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट का आप पार्ट देखेंगे, बियॉन्ड असम, ट्रांस असम, वो आपको नहीं मिलेगा। बट अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट मैप। ओके, तो बी वेरी क्लियर, that is in that map empire of Ashok the Great is depicted, not अखंड भारत। ओके, एनीवे, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से मॉडर्न एम्पायर में, स्पेशली अंडर द अशोक, अफगानिस्तान वाज अ पार्ट, पाकिस्तान वाज पार्ट इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है हमारा, है ना, आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कैसे ये जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, वो माउंटेन हिमालयाज से बना हुआ है, और दूसरे भी उसमें शामिल हैं, हिमालयाज है, हिंदकुश एटसेट्रा, है ना। और स्पेशली वो जो पामीर का प्लेट्यू है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं उससे। तो ये पूरा आपका हो गया ये माउंटेन वाला एरिया, है ना। उससे नीचे फिर लगा हुआ है आपका पूरा प्लेन है। ठीक, यहां आप देखते हैं ये थार डेजर्ट जो ऑलमोस्ट चला जाता है गुजरात तक, ठीक ना। फिर यहां आप देखते हैं कोस्टल प्लेन्स, बहुत माइनर उसका वो स्ट्रिप आती है, ये थोड़ा सा यहाँ उसकी विड्थ बढ़ जाती है कंपेरेटिवली। जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, that is narrow as compared with that of east part, eastern coast। okay, ये वाला। और यहाँ जाकर कुछ इस तरह से ज्योग्राफी वाले आई थिंक आनंद सर ने बताया होगा, क्लियर किया होगा। ठीक, यहाँ पर हमारा वो प्लेट्यू आ जाता है, प्लेट्यू ऑफ डेक्कन, है ना। पूरा राजस्थान आपका, इसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड का पार्ट है, और इवन इट इज एक्सपेंडेड अप टू नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं तक है इसका एक्सपेंशन। बिल्कुल, वहाँ कुछ ऐसी हिल्स हैं दैट आर पार्ट ऑफ प्लेट्यू ऑफ डेक्कन, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना। तो इन सबका कैसे इम्पैक्ट पड़ा? एज वी नो, द अर्लीस्ट एज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलपमेंट इज नोन एज स्टोन एज। ओके, और स्टोन एज का कि बिल्कुल नेसेसरी एलिमेंट क्या है? इट इज स्टोन, ओनली फिजिकल रिमेन्स आर अवेलेबल and they are mostly made of stones, not mostly but almost all the remains that are available nowadays, they are made of stones. Obviously those civilization developed near the places where stone was easily available. स्टोन के अलावा दूसरी चीज क्या हो सकती है? इट इज वाटर। स्टोन एंड वाटर बोथ वर अवेलेबल where the very early stone age civilization developed। मोस्टली हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमको मिलेगा, ठीक ना। कुछ यहाँ भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, इस वाले पार्ट में स्टोन एज सिविलाइजेशन डेवलप हुई। आप पूरा जब हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक एज में स्टोन एज स्पेशली, तो देखें कैसे साइट्स मोस्टली जो है वो जो हिली एरियाज थे वहाँ डेवलप हुई। बट after that, when we go through the Vedic society, earlier Vedic society was most probably was a nomadic society based on pastoral occupation,
जहाँ कैटल्स को पालते थे, है ना, उनके ऊपर बेस्ड थी। एंड दैट सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन दिस एरिया। ओके, मीन्स नाउडेज पाकिस्तान, दिस वेस्टर्न, not Rajasthan, but this western part of India, Punjab, and this part of a little part of Uttar Pradesh. Okay, this is the area where the early Vedic civilization developed, and the later Vedic age also included plain of UP and Bihar. And after a few centuries, okay, during especially 6th century BC, the religious revolution took place where? That was Tarai and this part of Bihar, Bihar and Jharkhand especially, and Magad dynasty also developed here. So the most fertile plain, और यहाँ से फिर एक्सपेंशन होता है ना, मगध डायनेस्टी जो है, मगध किंगडम बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड it annexed other kingdoms one by one, and this process took centuries. Okay, almost 2 to 3 centuries it took. और फिर वहां से पूरा डेवलपमेंट हो। ये एक सिर्फ एक ग्लिम्स था, एक मोटा मोटा आइडिया था किस तरीके से ये जो अलग अलग जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट है हमारा, कहीं जो है बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट एरिया है, कहीं डिजर्ट है ना, कहीं प्लेन है। अच्छा, इसके अलावा दिस पार्ट, कोस्टल पार्ट, यहाँ से मैरीटाइम रूट से, ओशन रूट से इंटरनेशनल ट्रेड भी डेवलप हुआ सिंस एंशिएंट पीरियड। ओके, एंड इट कंटिन्यूड इवन टुडे। फिर जो यूरोपियन पावर्स आई, दे आल्सो केम यूजिंग दिस रूट एंड दे अराइव्ड हियर in Kerala at initial stage, in Gujarat, in Tamil Nadu. Okay, तो ये जो जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट है, इट इफेक्टेड आवर हिस्ट्री, आवर सोसाइटी सिंस डे वन, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूड। तो जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट का या जियोग्राफिकल ट्रेन का जो इम्पैक्ट रहा है तो हमेशा से रहा है और अभी भी वो है। अभी भी जब हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली कम्युनिकेशन का, रेलवे और इसका रोड ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किन एरियाज में होता है? जहाँ प्लेन है, ठीक ना, क्योंकि इनको बनाना बिल्कुल इजी होता है, कंपेरेटिवली कम एफर्ट चाहिए होता है, उसके लिए कम इनपुट कॉस्ट आती है एज कंपेयर्ड विद दैट इन हिली एरियाज और माउंटेन एरियाज, रिस्क भी कम होता है ना। ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक, क्या आपने मैप देख लिया? हम लोग आगे चलते हैं। सेपरेशन ऑफ कंट्री, द नॉर्दर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट का वो एरिया जो म्यांमार से लगता है, ठीक ना, वो बाउंड्री किससे बनती है? हिमालयाज, माउंटेन है पूरा, एंड इट मेक्स द इंडियन टेरिटरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इन्वेड। ओके, तो इतनी ज़्यादा हाइट है उसके, उसका ट्रेन इतना डिफिकल्ट है कि नो आउटसाइड पावर कैन क्रॉस दैट बॉर्डर। उधर से सेफ्टी थी पूरी, और साउथ पार्ट में क्या था? सी, है ना। ऑनलाइन आप लोग हैं, आप लोग भी बोलते रहिए बीच बीच में, ठीक, कोई इशू हो तो उसको भी रेज करते रहिए। ये जो पार्ट है बिल्कुल एक आइसोलेटेड यूनिट बना दिया, और इस पूरे एरिया की एक डेफिनेशन दी गई है हमारे किसी पौराणिक टेक्स्ट बुक में। डू यू नो दैट?
कि ओशंस के नॉर्थ में और हिमालय के साउथ में जो एरिया है दैट इज नोन एज भारत, और वहाँ के रहने वाले लोग भारतीय हैं, तस्य संतति भारती। तो ठीक है, आप लोग ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा। ठीक, ऑलमोस्ट माना जाता है 1000 BC के अराउंड वो डेफिनेशन दी गई थी, वो कंट्री को डिफाइन किया गया था। ये पूरा एरिया जो है ओबियसली जो रेस्ट पार्ट ऑफ एशिया, चूंकि एशिया का ही पार्ट है इंडिया, तो रेस्ट पार्ट ऑफ एशिया और ओबियसली रेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि उस समय जो नॉन वर्ल्ड था वो एशिया, यूरोप और थोड़ा सा पार्ट अफ्रीका, दोज वर कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड। ओके, ये एक स्पेसिफाइड यूनिट था जियोग्राफिकली, दैट वाज मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इट वर सेफ ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट। थोड़ा सा पोर्शन होता था, अगर हम लोग वापस चले, ये वाला जो होता था आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, आप देखेंगे तो मोस्टली जो हमारे यहाँ इंट्रूजन होता था, जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे, तो इन सब एरियाज से आते थे, या तो कभी कभार इधर से भी वो आते थे, क्योंकि इधर से बिल्कुल इंटर करना पॉसिबल नहीं था। और एंशियंट पीरियड में स्पेशली इतनी पावरफुल नॉर्थ फोर्सेस किसी के पास नहीं थी कि वो यहां से आ सकता, ठीक ना। एंशियंट पार्ट से लेकर के ऑलमोस्ट मिडिवल एरा तक हम लोग देखते हैं जो भी इन्वेजन हुआ थ्रू दिस रूट, दिस एरिया। मॉडर्न एज में आकर के इस रूट से फिर एंट्री होती है यूरोपियन पावर्स की, हालांकि उनका भी जो एक्सपेंशन होता है, जो पावर ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ वो लोकल लेवल पर होता है, और फिर बाद में वो यहां से स्टार्ट करते हैं। मतलब यहां भी उनका जो बेस होता है वो मैरीटाइम रूट होता है ना, नवल रूट जो था उसी को बेस बना करके। बट दिस हैपेंड इन मॉडर्न एरा, एंशियंट और मिडिवल एजेस में जो भी इन्वेजन हुआ वो इसी रूट से हुआ। खास करके ये एक बिल्कुल नैरो स्ट्रिप बनती थी जहां उनके लिए आसानी से आ सकते थे, माउंटेन पासेज के थ्रू भी, क्योंकि यहाँ जो पासेज भी हुआ करते थे वो भी इतने डिफिकल्ट थे कि वहां से भी ट्रांसपोर्ट करना, वहां से आना जाना पॉसिबल नहीं होता था, ठीक ना। इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, इसीलिए अगर आपको किससे कभी भी क्वेश्चन किया जाए, खास करके स्टेटमेंट बेस्ड या कभी आ जाए कि मोस्ट ऑफ द इन्वेजन्स स्पेशली ड्यूरिंग एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड दैट टुक प्लेस फ्रॉम दिस साइड, तो हमेशा सही होगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि यही वो एरिया था जो फैसिलिटेट करता था इन्वेडर्स को आउटसाइड से इन्वेड करने, ठीक ना। ओके, तो एक तो ये ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट इट इज अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल यूनिट। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, the people, the ancient Indian people did not worry about any outside invasion, क्योंकि अगर वो हर तरफ से सेफ है, नॉर्थ फोर्सेज ऐसी है नहीं, और नॉर्थ साइड पूरा ब्लॉक है बाय माउंटेन्स, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर नहीं की, बट दे नेग्लेक्टेड अबाउट डिफेंस टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम आउटसाइड इन्वेजन। ओके, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को इग्नोर किया। जब उन्हें पता है कि पूरे हिमालय को क्रॉस करके कोई नहीं आ सकता, नॉर्थ ईस्ट से भी कोई नहीं आ सकता, डिड नॉट केयर। ओके, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जो भी इन्वेजन होता था वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से ही होता था, ठीक ना। तो उसका भी रीजन था, एक तो उधर से पासेस थे माउंटेन जिनको क्रॉस किया जा सकता था, ठीक। खैबर पास, सॉरी, खैबर पास से आते थे बिल्कुल। इन्वेडर्स। इसके अलावा देयर वाज वन रीजन आल्सो, थार डेजर्ट। अगर आप लोग अपने पास मैप रखें या ऐसे भी अगर दिमाग में थोड़ा सा रिकॉल करें उस मैप को, तो अगर देखें थार डेजर्ट की जो लोकेशन है, जो पूरा प्लेन एरिया नॉर्थ का, उसमें इंडस बेसिन, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और फिर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन,
तो पूरा ऐसे बनता है ना, ये पूरा अगर आप देखिए तो ये ऐसे पूरा एक प्लेन एरिया ये बन जाता है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज का, और यहां से फिर वो गंगा यमुना और ये ब्रह्मपुत्र वाला पूरा स्टार्ट हो जाता है। यहां आप क्या जाते थर्ड डेजर्ट की लोकेशन, ये इसको सेपरेट कर देता है, यानी दोनों प्लेन्स को जो है वो सेपरेट कर देता है पंजाब और हरियाणा के पास, स्पेशली आज के भारत में, क्योंकि पंजाब जो है वो राजस्थान का बॉर्डर को टच करता है, पंजाब और हरियाणा दोनों, है ना। और राजस्थान का जो मोस्ट पार्ट है वो डेजर्ट है, वो एक क्लियर कट डिवीजन क्रिएट करता है। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि ये पूरा का पूरा एरिया एक सिंगल यूनिट नहीं बन पाया कभी, ठीक। इसने पावर डिवाइडर का रोल भी प्ले किया, इधर की फोर्सेस इधर ज्यादा एक्टिव होती थी, इधर की इस साइड में, क्योंकि इसको क्रॉस करना उस समय पानी वगैरह की प्रॉब्लम, बाकी चीजें बहुत ज्यादा वहाँ मतलब क्या बोलेंगे, काफी ड्राई सीजन होने की वजह से इट वाज नॉट इजी टू ट्रेवल थ्रू दैट डिजर्ट। अगर हम बाद में डिस्कस करेंगे महमूद गजनवी के भी जो इन्वेजन्स रहे वो किस तरीके से या तो इस साइड में इस डायरेक्शन में बढ़ जाते थे या फिर इस डायरेक्शन में बढ़ते थे, और बहुत रेयर ऐसा होता था कि यहाँ से घूम करके फिर वो क्रॉस करके पूरा जाना पड़ता था। बहुत रेयर ऐसा हुआ कोई कैंपेन डायरेक्ट डिजर्ट्स को क्रॉस करते हुए की गई हो, ठीक ना। तो थर्ड डिजर्ट आइसोलेशन सॉरी कुछ बोल रहे थे? आइसोलेशन में सर उसमें तो नेम और सार्क से तो भी तो उसमें मिलेगा ना सर। एक तो बार पिछला वाला रिपीट टॉपिक थोड़ा बता रहे थे आप, आइसोलेशन वाला जो भारत का सिर्फ जो एनएएम और सार्क जो है उससे अलग जो हुआ था, तो आइसोलेशन वाला में ही नहीं वो पार्ट आएगा किसमें आएगा? सॉरी क्लियर नहीं हो रहा, आवाज नहीं क्लियर हो रही। सर। उससे पहले जो आप एक टॉपिक बता रहे थे आइसोलेशन, हाँ, उसमें जो एनएएम और जो सार्क से जो अलग हुआ था उसका संस्थापक सदस्य, तो उसी में आएगा ना सर। सार्क की बात कर रहे हैं आप? सॉरी मुझे क्लियर नहीं हो रही आपकी बात, मैं भी सुनने में क्लियर नहीं हो रही है, आप आराम से बोलिए थोड़ा सा। सर ये पिछले वाला टॉपिक जो एक टॉपिक है मरुस्थल की भूमिका के पहले जो आपने बताया आइसोलेशन आइसोलेशन के बारे आइसोलेशन, में, हाँ तो उसमें सर मुझे डाउट ये चीज लग रहा है कि उसमें नेम और वाला सार्क से जो अलग जो हुआ था संस्थापक सदस्य जो हुआ था, वो तो आइसोलेशन में आएगा कि नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ सर। सार्क को आप रेफर कर रहे हैं, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन वाला? जी जी, दक्षिण एशिया क्षेत्र और ओके संयुक्त संघ ओके जो ओके है। ओके ओके गॉट योर पॉइंट। अच्छा सार्क वाला उसमें आएगा कि नहीं है? तो सार्क की तो यार फाउंडेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस है ना, अभी तो हम वही देख रहे हैं कि कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स ने, जियोग्राफिकल जो कंस्ट्रक्ट रहा उसने कैसे उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक ना। सार्क तो बहुत बाद में आता है, वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आता है ओबियसली। तो साउथ एशिया का जो कॉन्सेप्ट आया था स्पेशली आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना। और ये साउथ एशिया भी अगर आप देखिए तो स्पेशली इट इज नॉट ऑफिशियल बट पाकिस्तानी पीपल स्टार्टेड टू कॉल इट एज साउथ एशिया, अदरवाइज इट इज ऑलवेज रिफर्ड एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, हम लोग आपस में कभी कभार ऐसे एज अ जोक मजाक के तौर पर कहते हैं कि किसी पाकिस्तानी और नॉन पाकिस्तानी में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हुआ इस रीजन की बात कीजिए, अगर पाकिस्तानी होगा तो इसको साउथ एशिया बुलाएगा, अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और होगा तो इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलेगा। लेकिन बात दूसरी तरफ चली जाएगी, एनीवे इसको जियोग्राफिकली वैसे भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही बोला जाता है ना। एंड सार्क इज अ पॉलिटिकल यूनिट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, definitely not only objective of with objective of politics or geopolitics, economics और social and other जो sectors हैं they are related to it, but after all that is considered as a part of international relation. okay, obviously वो सारे उसी में हैं, जो सार्क आप बता रहे हैं मेंबर्स ऑलमोस्ट वही हैं जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पार्ट हुआ करते थे। बिल्कुल, इंडिया हो गया, बांग्लादेश है उसमें, आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ठीक ना।
ये सारे मालदीव्स, इनिशियली अफगानिस्तान को उससे बाहर रखा गया था, बाद में उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, बिल्कुल। लेकिन सार्क का कॉन्सेप्ट जो काफ़ी बात का है। अभी तो हम उससे बहुत पहले की बात कर रहे हैं। अभी तो मैक्सिमम जो है यूरोपियन जो पावर्स थे उनके अराइवल तक की बात हो रही है ना। ओके, जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे, वो जो दो पार्ट में वो जो पूरा प्लेन एरिया था, ठीक ना। ओके, तो जो प्लेन एरिया था, जो बड़ा सा पूरा इंडस, गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र, है ना, कहा जाता है कि इट इज, और आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, इट इज द लार्जेस्ट सिंगल प्लेन एरिया इन दिस वर्ल्ड। अगर पूरा इंडस, गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र बेसिन को एक साथ रखा जाए एज वन यूनिट, इट इज द लॉन्गेस्ट सिंगल प्लेन एरिया। ओके, लेकिन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता था, जिससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी पूरे एरिया की नहीं होती थी। तो एक नैरो स्ट्रिप बन जाती थी वहां, स्टेट टाइप का, एक सिर्फ समझने के लिए। तो वहां से डिफेंस जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होता था, तो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था पूरा आपका गंगेटिक प्लेन से लेकर के और इंडस प्लेन तक। क्लियर? तो मोस्टली जो डिफेंस की प्रिपरेशंस होती थी वो उसी एरिया, जो पंजाब और हरियाणा वाली स्ट्रिप है, वहीं कन्फाइन होकर के रह जाती थी। तो एक तरफ डिजर्ट सिक्योरिटी भी देता था, क्योंकि जो सिंध वाला एरिया है, अगर आप देखिए बॉर्डर राजस्थान की उस तरफ सिंध लगता है, तो सिंध की तरफ से, ठीक ना, एंट्री करना भी आसान नहीं था, क्योंकि आपको एक भी इन्वेजन नहीं मिलेगा जो राजस्थान के डिजर्ट के थ्रू हुआ हो। तो रूट का पार्ट हो सकता है, लेकिन किसी भी फार आउटसाइड पावर ने उस एरिया से, सिंध से राजस्थान होते हुए कभी भी इंटर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां की लाइफ कंडीशन, वहां की जो सीजनल कंडीशन इतनी ज्यादा हार्ड है, एनी इन्वेडर कुड नॉट सर्वाइव इन दैट क्लाइमेट। ओके, क्लियर है? कोई डाउट? बिल्कुल, आप लोग खास करके जो लोग ऑनलाइन हैं बोलते रहिए, ठीक ना। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डाइवर्सिफाइड फिजिकल फीचर्स, और इनका क्या इंपैक्ट रहा पॉलिटिकल एंड कल्चरल यूनिट्स। बिल्कुल शुरू में मैप के साथ बात करते हुए हम लोगों ने बात किया था किस तरह से नॉर्दर्न पार्ट माउंटेन एरिया है, फिर प्लेन्स है, उसी से लगा हुआ तराई रीजन भी है, माउंटेन से ही, है ना, फिर प्लेन्स है, उसके बाद प्लेटू है, फिर कोस्टल एरियाज हैं, फिर वो बीच बीच में फॉरेस्ट, स्पेशली झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला एरिया, जहाँ आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता, काफ़ी डिफिकल्ट एरिया है। तो एंशियंट पीरियड से ही लेकर कई सारे वो छोटे छोटे यूनिट्स डेवलप हो गई। फॉर एग्जांपल, जो ट्राइबल एरियाज आपको मिलेंगे वहां मिलेंगे जहां डेंस फॉरेस्ट है ना। प्लेन एरियाज में ट्राइबल्स बहुत रेयर मिलेंगे आपको, या तो हिली एरियाज में मिलेंगे या फिर वो फॉरेस्ट एरियाज में मिलेंगे। वो एक जो आउटसाइडर्स होते थे उनके लिए वहां इंटरेक्शन करना, वहां इंटर करना आसानी से पॉसिबल नहीं होता था। वो उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर हुआ करता था ट्राइबल, वो काफी लंबे समय तक प्रिजर्व रहा। इवन टुडे वी कैन फाइंड अ फ्यू दोस प्रिमिटिव ट्रेडिशंस, कस्टम्स among those ट्राइबल ग्रुप्स, तो भी प्रिजर्व कर ले गए, एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो सदर्न पार्ट था, खास करके जो विंध्य माउंटेन्स हैं, दे ऑलवेज वर्क एज अ ग्रेट डिवाइडर नॉर्थ और साउथ में। बीच के अगर कुछ डायनेस्टीज हम छोड़ दें, जैसे मौर्यन एम्पायर रहा, जैसे गुप्ता एम्पायर रहा, इवन ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्ष, द एम्पायर ऑफ हर्ष वाज कन्फाइंड अप टू नॉर्थ इंडिया एंड ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। उसका अपना एम्पायर साउथ में अलग चल रहा, नॉर्थ में अलग चल रहा है। और इसके अलावा भी जो जियोग्राफिकली डिफिकल्ट एरियाज होते थे, जहां आसानी से
एक्सेस नहीं किया जा सकता था, दे आल्सो वर्क एज अ सेपरेट। तो पूरी तरह से वो सेपरेट नहीं होते थे, उनका एक कम्युनिकेशन बना रहता था थोड़ा बहुत, बट इट वाज नॉट इजी टू ऑक्युपाई देम फॉर इवन इंडियन पावर्स। आप अगर हम लोग बात करेंगे कि अशोक मौर्य जो था, बीच बीच में जो उसके बॉर्डर एरियाज पर ट्राइब्स आती थी, इवन विद इन द एम्पायर फॉरेस्ट एरियाज में जो डिफिकल्ट एरियाज होते थे, वहाँ ऐसी छोटी छोटी लोकल लेवल की पावर्स होती थी, ट्राइब्स होते थे, जिनको बार बार वार्न करता था। तो ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, बट हाउ एवर ही वार्न देम कि अगर वो धम्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो द आर्मी इज रेडी टू पनिश देम। इट मीन्स they not only existed at that time, but they also enjoyed their liberty at a large extent. Okay? जो हम पॉलिटिकल यूनिटी का पीरियड पढ़ते हैं, मौर्यन एम्पायर बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया, उस समय भी कंडीशन थी, वो इतना डिफिकल्ट होता था वहां इंटर करना, दे ऑलवेज अवॉइडेड। जब तक कोई बड़ा इशू नहीं हो जाता था तब तक स्टेट जो है अवॉइड ही करता था। कई सारे जो लोकल चीफ्टेंस होते थे वो भी इसी तरीके से अपनी ऑटोनॉमस स्टेटस को प्रिजर्व कर सके, बिकॉज इट वाज नॉट इजी फॉर द किंग टू सप्रेस देम ड्यू टू देयर डिफेंस बाय देयर लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक ना? इट वाज नेवर इजी टू रूल द साउथ फ्रॉम नॉर्थ और टू रूल द नॉर्थ फ्रॉम साउथ। राजेंद्र चोल ने कैंपेन किया अगेंस्ट नॉर्थ इंडिया, बट रिटर्न। राष्ट्रकूटों ने ट्राई किया साउथ से आकर के नॉर्थ पर रूल करने का, बट दे आल्सो वर फोर्स टू गो बैक। तो नॉर्थ से जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता था, रेयर लोग जा पाए। इवन समुद्रगुप्त आल्सो he could not keep the southern part of India under his direct rule. उसने भी लिया, उनसे टैक्स वगैरह लिया और बीच बीच में थोड़े समय के बाद बेचता रहता था, ठीक यू आर माई पार्ट, यस आई एम अंडर यू, तो बोल देते थे, कुछ अपना उसको गिफ्ट वगैरह भेज दिया, उसके बाद आराम से इंजॉय करते। क्योंकि कभी भी आसान होता ही नहीं था कि यहाँ से वहाँ तक कैंपेन की जाए, मिलिट्री कैंपेन की जाए, वेरी डिफिकल्ट। और मौर्यन एम्पायर के बारे में भी चूंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत क्लियर आइडिया हमको लग सके कि कितना एरिया जो है वास्तव में उनका डायरेक्ट इफेक्ट में था, डायरेक्ट कंट्रोल में था और कितना नहीं था। तो एक हम जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो बाकी जो चीज़ें मेंशन की गई हैं थ्रू दोज रिसोर्सेज भी गेस यहाँ से यहाँ तक उनका पूरा एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट हुआ करती, ठीक ना। इससे हम देखते हैं कि जो अलग अलग जियोग्राफिकल पॉकेट्स थे, जियोग्राफिकल रीजन्स थे, बिल्कुल जो डिस्टिंक्ट थे इन करेक्टर फ्रॉम अदर पार्ट्स, उनका भी अपना एक डिफरेंट, एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी डेवलप हुआ और कई बार वो पॉलिटिकल यूनिट्स में भी कन्वर्ट हुई, ठीक ना। हालांकि उन लोगों में कुछ कॉमन चीज़ें थी जो हर यूनिट में मिलती थी, चाहे पॉलिटिकल राव, चाहे जैसे किंगशिप की थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग, many times it was found everywhere, कॉमन चीजें होती थी। बट एक किंग अलग होता था, दूसरा किंग, उसका किंगडम अलग होता था, उसका दूसरा किंगडम अलग होता था। तो इसके लिए भी जियोग्राफिकल कंडीशंस ने फैसिलिटेट किया। उन जो लोकल किंगडम्स होते थे, जो रीजनल किंगडम्स होते थे, वो फिर इतने पावरफुल हो जाते थे कि अपने जो जियोग्राफिकल बैरियर्स होते थे उनको क्रॉस करके दूसरे किंगडम पर इन्वेट करना आसान नहीं होता, ठीक ना। नेक्स्ट हम आते हैं, ओबियसली जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो ट्राइबल एरियाज थे खास करके डेजर्ट में या जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज थे, वहाँ जो खास करके ट्राइबल कल्चर्स डेवलप हुई, वो जो डायरेक्ट टच होता था, जो डायरेक्ट कनेक्शन होता था रेस्ट ऑफ पार्ट से, रेस्ट ऑफ इंडिया से, वो आसान नहीं होता था। तो उनका जो अपना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर था वो काफ़ी हद तक बना रहा ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल ड्यू टू देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। ओके, जितने भी इस तरीके से डिफिकल्ट एरियाज थे, कई सारे ट्राइब्स यहाँ मेंशन भी किया गया है, भील, कुल, संथाल, मुंडा, है ना, जितने भी ट्राइब्स आप देखेंगे वो सबके सब ट्राइबल कम्युनिटीज वो ऐसे ही एरियाज में पाए जाएंगे। या तो आपका हिमालय का जो तराई वाला एरिया वहाँ मिलेगा, हिमालय का एरिया वहाँ मिलेगा,
और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजी के डेवलपमेंट। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करें। आओ, खास करके जो शक्ति की शाक्त संप्रदाय हमारे यहाँ से माता शक्ति या माता दुर्गा की पूजा की जाती है अलग अलग रूपों में, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ दिस ट्राइबल इम्पैक्ट। देवियों के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे उनके आप लोकेशन देखिए, या तो फॉरेस्ट एरिया होगा बिल्कुल घना जंगल, या फिर कोई पहाड़ी एरिया होगा, हिली एरिया होगा, या फिर माउंटेन वाला एरिया होगा। पूरा आप सेवाइट अगर देखिए, सेवाइट सेक्ट, शैव जो है भगवान शिव की पूजा करने वाले, मोस्टली आपको हिमालय पर मिलेंगे। अदर पार्ट्स में भी हैं बट हिमालय पर पूरा एक तरफ से आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक मोस्टली सब उन्हीं का मिलेगा। प्लेन एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ वैष्णो मिलेंगे। एक तो ये जो ज्योग्राफिकल करेक्टर्स हैं अलग अलग एरियाज के, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे रिलीजियस डेवलपमेंट पर भी पड़ा, क्योंकि प्लेन एरियाज में जो फूड था, है ना, वेजिटेरियन फूड, उसका प्रोडक्शन इजी था और बहुत ज़्यादा होता था। तो वहाँ नॉन वायलेंस बेस्ड, मतलब वेजिटेरियन फूड बेस्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी डेवलप हुई। पहाड़ों पर कंपेरेटिवली डिफिकल्ट था, वहाँ पर जहाँ वेजिटेरियन भी था, नॉन वेजिटेरियन, और वायलेंस बेस्ड जहाँ सेक्रीफाइस दिया जाता था जानवरों। अब भी देखिए आप, कभी कहीं कहीं होता, अब तो काफ़ी बैन कर दिया गया है, बट समटाइम्स अभी कुछ समय पहले तक नेपाल में एक मंदिर है बहुत मशहूर, वहाँ पर वो जानवरों को मार दिया जाता था, उनको काटा जाता था, बलि चढ़ाई जाती थी। बलि चढ़ाने वाली परंपरा जो है, जो सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स या इस तरीके का रहा, बर्ड्स का, वो आप देखेंगे तो मोस्टली शाक्त संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है ना, और वो सब आपको उसे ट्राइबल एरियाज में मिलेगा। तो पॉलिटिकल भी रहा, कल्चरल भी रहा, हमारे रिलीजियस डेवलपमेंट पर भी रहा। इसी तरीके से आप इनिशियल जो वैदिक रिचुअल्स होते थे, वैदिक सेक्रीफाइसेज होते थे, उसमें आप देखिए वो आज भी चली आ रही हैं। अगर आप लोग देखिए कभी जो हवन होता है घर में, तो उसमें क्या क्या डाला जाता है, जो समिधा डाली जाती है, जो उसमें आहुति डाला जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें बार्ले, जौ, तिल, ठीक ना, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स कितने सारे होंगे उसमें, दूध भी होगा, दही भी होगा, घी भी होगा, ठीक ना, गाय का गोबर भी शामिल कर लिया जाता है। गुड़ और 7 टाइप्स के ट्रीज के वो पार्ट भी होते कुछ एक संहिता हाँ, में। यार आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आप फिर से एक बार बोलिएगा। सर वो 7 टाइप्स के ट्रीज होते हैं और उनके कुछ ब्रांचेस भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो संहिता। ये सारी चीजें जो समय अवेलेबल थी वो आज भी कंटिन्यूड है। तो हमारा सारा जो बिलीफ था, जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, तो उन इन चीज़ों का, इन जोग्राफिकल जो हमारा जोग्राफिकल लोकेशन, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का जो वेजिटेशन डेवलपमेंट रहा, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी लाइफ डिपेंडेंट किस पर होती है, नेचर पर। इवन टुडे हम चाहे जितना क्लेम करते हैं कि बड़ी आर्टिफिशियल लाइफ है, बट द रियलिटी इज टुडेज लाइफ इज आल्सो बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम। उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं सिर्फ अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर कर पाते हैं तो, बट वी नेवर ट्राई टू वायलेट लॉज ऑफ नेचर। ओके, एनीवे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ओबियसली प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिमिटिव कल्चर्स, ओबियसली थ्रू ट्राइब्स, ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता था, तो वो बहुत ज़्यादा टच में नहीं आते थे। अब भी कभी कभी बात की जाती है कि ट्राइबल कल्चर जो है, उनके जो कस्टम्स एंड नॉर्म्स हैं, उनको प्रिजर्व कीजिए। पॉलिटिक्स में भी बात होती है। हालांकि इसका एक काउंटर आर्गूमेंट ये भी दिया है, भाई उनको भी इंसान बनाइए, मेन स्ट्रीम में लाइए। एनीवे, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, पार्ट ऑफ आवर स्टडी, वो अलग सब्जेक्ट में होगा। तो इसीलिए उसको मेंटेन रख सके हम लोग। मोस्टली हमारा जो एंशियंट वो था, सेटअप था, उसको काफ़ी हम लोग चेंज हो गया, खास करके जो प्लेन एरिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ लाइफ ईजी है, यहाँ एक्सेस करना ईजी है। ये तो अब जा करके हुआ जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो गई कि आप तुरंत यहीं से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से से आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है।
लेकिन पहले तो चीजें ऐसी नहीं थी, या तो लोकल लेवल से कोई बाहर जाकर सीखता था, या बाहर से कोई सीख करके आता था और लोकल लेवल पर स्प्रेड करता था और प्रोपागेट करता था उसको, ठीक ना, ये चीजें चलती थी।